हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया फ्रॉम वैशाली आस्क्वेड एकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों अपन कंटिन्यू करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स के साथ। पिछले वीडियोस में हम देख चुके थे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने प्रोफोर्मा देख लिया था तीन चीजों का: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट्स, जो कि इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। ठीक है, अराउंड 20-25 एडजस्टमेंट्स है। हर एक एडजस्टमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ साथ आप सारी चीजें नोट डाउन करते चलो। 100% दोस्तों, बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। अगर कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप वीडियो फिर से देखना। ये उन कुछ वीडियोस में से है जो आपको कई बार मल्टीपल टाइम्स देखने पड़ेंगे, तब जाके 100% क्लैरिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते। एक एक एडजस्टमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी जर्नल एंट्री में जिस भी चीज को डेबिट जाएगा या क्रेडिट जाएगा, उस चीज का अपन रीजन भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जर्नल एंट्री भी देखनी है, उसका इफेक्ट देखना है, और उसके बाद रीजन देखना है कि जिसको भी डेबिट दिया वो क्यों दिया और जिसको क्रेडिट दिया वो क्यों दिया। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट है अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती है। इसका इफेक्ट दो जगहों पे, हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट दोस्तों दो जगह पे जाता है। इसका पहला इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। याद करना, हमने बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो बैलेंस शीट का प्रोफोर्मा देखा था, उसके एसेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा था और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। तो क्लोजिंग स्टॉक हर एक क्वेश्चन, इस चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आएगी, एडजस्टमेंट आएगी, आपको क्या करना है, वो अमाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखना है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है। अब क्योंकि जर्नल एंट्री है ही नहीं, तो इसका कोई रीजन नहीं होगा, लेकिन आप इसका एक नोट लिखना, एक नोट लिखते हैं इस पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आपको दो अमाउंट दे दी जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। क्या है नोट? वी टेक मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो एडजस्टमेंट में फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा कि मार्केट वैल्यू 10,000 है, बुक वैल्यू 8,000 है, तो अपन लेते वक्त क्या करेंगे, 8,000, ये दोनों इफेक्ट जब देंगे तो 8,000 8,000 दोनों साइड पे आएगा। अगर कभी ऐसा हो कि मार्केट वैल्यू 10,000 है और बुक वैल्यू 12,000 है, तो अब की बार क्या करेंगे अपन, 10,000, तो जो दो अमाउंट दी रहेगी उसमें से जो दोनों में से कम है, वो अमाउंट अपना क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट आ रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री। अब सबसे पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस अभी मुझे पे करना बाकी है। एक्सपेंस तो इनकर मैंने कर दिए, लेकिन अगर अभी तक पे करना बाकी है, तो इसका क्या होगा इफेक्ट? इसका अपन हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस इनकर तो करे लेकिन पे नहीं करा, इसका मतलब इनकर्ड बट नॉट पेड। अभी तक पे किया ही नहीं। अब क्योंकि अब तक पे नहीं किया है मैंने, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एक्सपेंस उतने अमाउंट से कम दिख रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये जो जर्नल एंट्री का हिस्सा अपन हर एक एडजस्टमेंट में जो जर्नल एंट्री देंगे देखेंगे, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। एग्जाम में आपको बस अगर इफेक्ट क्या है वो याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा। न रीजन की जरूरत है न जर्नल एंट्री की जरूरत है, लेकिन बस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन जर्नल एंट्री भी देखेंगे, इफेक्ट भी देखेंगे और रीजन भी देखेंगे। एग्जाम में काम आने वाला है सिर्फ इफेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका इफेक्ट क्या जाएगा,
अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो ऑलरेडी अमाउंट दी हुई उन्होंने, उसमें वो एक्स्ट्रा वाला आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड भी कर देंगे। अगर पीएनएल में जाता है वो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, तो उस पीएनएल में जहां पर वो अमाउंट आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, उसमें ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट भी ऐड कर देंगे। और जितना आउटस्टैंडिंग है उतना लायबिलिटी साइड में आपको लिखना पड़ेगा। मतलब समझो, फॉर एग्जांपल, मैं 10 महीने की सैलरी ऑलरेडी पे कर चुका हूँ वर्कर्स को, तो 10 महीने का समझो 1 लाख रुपए सैलरी मैंने पीएनएल डेबिट में ऑलरेडी लिख दिया है, लेकिन 2 महीने का तो अभी बाकी है। तो वो जो 20,000 है, वो ऑलरेडी जो 1 लाख पीएनएल डेबिट में दिख रहा है, 1 लाख में 20,000 ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में 20,000 की लायबिलिटी दिखना शुरू हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? जो एक्सपेंस को मैंने डेबिट दिया उसका रीजन क्या है? रीजन दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, हमने देखा था। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को बढ़ाने वाले। अब क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है और एक्सपेंस बढ़ने वाला है, तो मुझे उसको डेबिट करना पड़ेगा। दस एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से एक्सपेंस और बढ़ने वाला है। डेबिट चीज को बढ़ाने के लिए और डेबिट देना पड़ेगा, इसलिए एक्सपेंस को डेबिट दे दिया। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो अपनी लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे अगले साल पे करना पड़ने वाला है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, इस वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे। बहुत आसान है। एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंस और बढ़ जाता है, तो डेबिट वाली चीज को बढ़ाने के लिए डेबिट देना पड़ेगा, पहला रीजन। और क्रेडिट साइड का रीजन क्या है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी है और लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा। इस वजह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। अगर इतना याद नहीं रह पाएगा तो आसानी में याद क्या करना है कि वो एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और उतने ही अमाउंट की लायबिलिटी दिखेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो एक्सपेंस में ऐड कर दो और लायबिलिटी में उतनी साइड उतना लायबिलिटी दिखा दो, एकदम आसान। अगला, प्रीपेड एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या? इनकर्ड बट नॉट पेड, अभी पे नहीं किया, लेकिन प्रीपेड इसका उल्टा होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब है? नॉट इनकर्ड बट पेड। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? पेड इन एडवांस। एडवांस में ही मैंने खर्चा पे कर दिया। मतलब क्या कि ये रूम जहां पे मैं सिखाता हूँ, वहां का रेंट मैंने क्या किया, अगले साल का रेंट भी अभी दे दिया। तो अब क्योंकि मैंने रेंट 2 साल का, ये साल का भी और अगले साल का भी एक साथ पे किया, तो जर्नल एंट्री पास करते वक्त तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब पूरे 2 साल का रेंट दिखा दिया मैंने ऑलरेडी, लेकिन अगले साल का रेंट खर्चा थोड़ी है मेरा। तो जर्नल एंट्री में तो डेबिट हो चुका है, लेकिन मुझे डेबिट नहीं करना चाहिए था क्योंकि खर्चा नहीं है वो। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो उसको डेबिट करो, एक्सपेंस को डेबिट करो। और अगर वो एक्सपेंस प्रीपेड है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस को क्रेडिट करो। इसका इफेक्ट क्या जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, क्योंकि अगले साल का एक्सपेंस ये साल पे किया, अगले साल पे करने की जरूरत नहीं, तो अगले साल मजे होंगे। मजे हो गए इसलिए मेरा एसेट है। और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट साइड से मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग में दिख रहा है तो ट्रेडिंग में डेबिट में दिख रहा होगा तो वहां से माइनस कर दो। और अगर पीएनएल में दिख रहा है तो पीएनएल के डेबिट में दिख रहा होगा वो खर्चा, उसमें से वो खर्चा जो प्रीपेड है उतना माइनस कर दो। ठीक है। इसका रीजन क्या है कि देखो कि प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट होता है, और हमने याद रखा था एडी, अपने दोस्त कौन है? एडी। ईडी मतलब एसेट को डेबिट बैलेंस। तो क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है और एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, इस वजह से प्रीपेड एक्सपेंस को मैंने किया डेबिट। ठीक है। और एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस मेरे खर्चे को कम करेगी। डेबिट वाली चीज को कम करना है तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। एक्सपेंस को डेबिट होता है, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस
एक्सपेंस को कम करेगा, क्योंकि वो अगले साल का, ये साल का तो है नहीं, तो माइनस करना है। डेबिट वाले को माइनस करने के लिए क्रेडिट देंगे। अगर इतना याद नहीं रहने वाला है तो याद क्या रखेंगे थोड़के में अपन, कि प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है तो एसेट में दिखा दो, और अगले साल का खर्चा है, ये साल का नहीं है, तो ये साल के खर्चे में से माइनस करो। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं अभी। फोर्थ वाला, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम पहले ही रिसीव हो चुका है, अगले साल का इनकम है लेकिन अब बीच मिल गया मेरे को, तो अभी के इनकम में दिखाऊंगा क्या उसको? नहीं, क्योंकि वो अगले साल का है, तो ये साल के इनकम में से माइनस कर दो। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले इनकम मिल गया, तो अब अगले साल तो मजे होंगे नहीं, अगले साल मिलेगा नहीं, इसलिए वो मेरी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। तो एंट्री क्या होगी? पहले तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रीजन इसका देखेंगे। इफेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लेते। रिस्पेक्टिव, जो वो इनकम अगर ट्रेडिंग में जा रही है तो ट्रेडिंग, पीएनएल में जा रहा है तो पीएनएल, जहां पर भी जा रहा है उसके क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे वो इनकम, और बैलेंस शीट में अपन लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। कल ही हमने देखा था बैलेंस शीट के प्रोफोर्मा में कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होता है। तो एक इफेक्ट क्या हुआ? लायबिलिटी में दिखा दिया। और दूसरा क्या हुआ? क्योंकि वो अगले साल का इनकम है, तो ये साल के इनकम में से उसको माइनस कर दिया। रीजन क्या है? इनकम को डेबिट देने का रीजन क्या है? इनकम का दोस्तों देखो, इनकम का क्या होता है? इनकम एज अ क्रेडिट बैलेंस, और प्री रिसीव्ड इनकम इनकम को कम करेगी। क्रेडिट वाली चीज को कम करने के लिए डेबिट देना पड़ेगा, ठीक है। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम अपनी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए प्री रिसीव्ड इनकम को क्रेडिट करना पड़ेगा। बहुत आसान है। बेसिक अगर आपको आता है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बेसिक क्या है कि मुझे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो एडजस्टमेंट है वो एसेट है या लायबिलिटी है। वो एसेट है या लायबिलिटी? अगर एसेट है तो उसको डेबिट देंगे, लायबिलिटी तो उसको क्रेडिट देंगे। और दूसरी बात मुझे ये समझना पड़ेगा कि उससे मेरा इनकम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर अगले साल का इनकम ये साल ही आ गया तो मुझे इनकम कम करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। आसान है एकदम, ठीक है। अगला देखते हैं एक बार। आउटस्टैंडिंग इनकम बोले तो इनकम रिसीवेबल, अब तक पैसा आना बाकी है। ये साल का पैसा है लेकिन अब तक आया ही नहीं, यही साल का पैसा है अब तक आया ही नहीं। क्योंकि अब तक आया नहीं, अगले साल आएगा तो मजे होंगे, मजे होंगे, तो ये साल मेरा हो जाएगा एसेट। एसेट है तो उसको डेबिट देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या किया मैंने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को डेबिट दे दिया। आउटस्टैंडिंग, सॉरी, इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो उसका इफेक्ट क्या जाएगा? अब ये मेरा अगले साल मजे होने वाले, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, और रिस्पेक्टिव इनकम में उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्योंकि अब तक पैसा आया नहीं तो मैंने इनकम दिखाया ही नहीं होगा, और इनकम दिखाना पड़ेगा, तो ऐड कर देंगे। रीजन क्या है इसका? कि आउटस्टैंडिंग इनकम जो है दोस्तों वो एसेट है, और एसेट को मुझे पता है डेबिट बैलेंस है। अब ये एसेट है और एसेट को डेबिट बैलेंस होता है, इस वजह से इसको डेबिट कर दिया। और इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या है? आपको तो पता है इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है। और इससे क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम से मेरा इनकम बढ़ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट वाले को बढ़ाना है तो उसको और excuse me, तो उसको और क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट वाले को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट देना पड़ेगा। तो अब तक चार अलग अलग एडजस्टमेंट सीखिए जो इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चार एडजस्टमेंट्स क्या क्या? पहली एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरी एडजस्टमेंट, एक्सपेंस प्रीपेड हो चुका है, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, पहले दो एक्सपेंस के रिलेटेड हो गई। उसके बाद प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम पहले ही मिल गया मेरे को। और दूसरा, इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम, या इनकम अब तक आना बाकी है। तो यहां पर दो इफेक्ट क्या जाने वाले? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस अभी देना बाकी है, देना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी हो गया वो मेरा।
ठीक है। और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस मेरे को ऐड कर देना पड़ेगा। अगर प्रीपेड एक्सपेंस की बात करूं, तो प्रीपेड पहले पे कर दिया, उगच पे करा तो माइनस कर दे, एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्योंकि पहले ही पे कर दिया, अगले साल पे नहीं करना पड़ेगा, मजे होने वाले, तो वो क्या है, मेरा एसेट है। ठीक है। अब इसकी बात करते, प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड मतलब पहले ही रिसीव हो गई है, पहले ही रिसीव हो गई, अगले साल रिसीव नहीं होगी, यार शिट, मजा नहीं आ रहा, अगले साल मिलेगा नहीं मेरे को, इस वजह से ये लायबिलिटी है मेरी। और प्री रिसीव्ड इनकम अगले साल का अब बीच मिला, ये साल का तो इनकम है नहीं, इसलिए इनकम से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। अगली बात आई आउटस्टैंडिंग इनकम की। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, अब तक इनकम आना बाकी है, ये साल का इनकम आया नहीं अब तक, तो उसमें अपन इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इनकम। और अगले साल आएगा तो अगले साल मजे, तो अगले साल के एसेट में दिखा देना है। ये वो चार एडजस्टमेंट्स है, जिसमें से दो एडजस्टमेंट या चारों की चारों भी 100% आते ही आते हैं। दो तो आएंगे, तीन भी आ सकते हैं, चारों की चारों भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने पांच देखा, जिसमें से पहला तो आने ही वाला है, क्लोजिंग स्टॉक का तो आने वाला है, इन चारों में से भी कुछ ना कुछ आ सकता है। कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो। अगर फिर भी नहीं समझ रहा है कॉन्सेप्ट, फिर से एक बार वीडियो देखना। अगर फिर भी नहीं समझ रहा है, तो ये जो चार चीजें मैंने लिख के रखी है, इसको याद करने का ट्राई करो। आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस है तो ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग अगर इनकम है तो ऐड कर देंगे, मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड हो जाता है, और जो भी प्रीपेड होता है या प्री रिसीव्ड होता है वो लेस हो जाता है। एकदम सिंपल शॉर्टकट, एकदम सिंपल शॉर्टकट। जो भी प्रीपेड है उसको माइनस कर दो, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में से माइनस, इनकम है तो इनकम में से माइनस, और अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दो, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड, इनकम है तो इनकम में ऐड, प्रीपेड माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर समझ गया याद रहेगा तो बेस्ट, अगर नहीं रहेगा तो मैंने शॉर्टकट भी दे दिया आपको, कि अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं रह रहा है तो इस शॉर्टकट से आप याद कर सकते हो। और उसके बाद एसेट लायबिलिटी आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, कि अब तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा देना बाकी है तो लायबिलिटी, पहले चुगच पैसा मिल गया तो लायबिलिटी, अब तक मैंने पहले ही पैसा दे दिया है, मजे होंगे तो एसेट। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, इनकम आना बाकी है तो मजे होंगे, इसलिए एसेट। ठीक है। ओके, बढ़ते अपन हल्लू से अभी मस्त आगे। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली, यहाँ पे क्या बोला है, बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स मतलब क्या, पैसे अभी आने ही नहीं वाले, फॉर श्योर पता चल गया मेरे को। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब क्या, मेरे को शक हो रहा कि आगे जाके शायद से पैसा नहीं आएगा, तो इस इन दोनों की वजह से क्या होने वाला है, मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे, तो डेटर्स मुझे कम करना पड़ेगा। बैड डेट्स मेरा खर्चा है, बैड डेट्स क्या है, मेरा खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट मारते हो अपन, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और डेटर्स जो मेरा एसेट है उसको कम करना है, एसेट कम होने वाला है, डेटर्स एसेट है, और बैड डेट्स की वजह से कम हो रहा है मेरा एसेट, इसलिए टू डेटर्स अकाउंट। इफेक्ट क्या होगा, ये मेरा खर्चा है तो खर्चे में दिखा दो इसको, ठीक है। बैड डेट्स ट्रेडिंग में तो जाता नहीं, बैड डेट्स क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल का सीधा डेबिट में दिखा देंगे, और बैलेंस शीट एसेट में से माइनस होगा, कौन से एसेट में से, डेटर्स में से अपन उसको माइनस करा देंगे। रीजन एकदम आसान, अभी डिस्कस करा कि बैड डेट्स जो है वो अपना लॉस, बैड डेट्स क्या है, लॉस है, और लॉस को डेबिट मारते, इसलिए बैड डेट्स को डेबिट मारेंगे। डेटर्स जो है मेरे एसेट है, और एसेट को डेबिट होता है, लेकिन बैड डेट्स की वजह से एसेट तो कम होने वाले, इसलिए डेटर्स को क्रेडिट मारेंगे। ठीक है, एकदम आसान, बैड डेट्स जैसे ही दिखा आपको, एडजस्टमेंट में अगर दिया है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स क्या करना है, खर्चे में दिखा देने का, और डेटर्स में से उतना कम कर देने का, उतना खर्चा दिखा देंगे मतलब पीएनएल डेबिट, और बैड डेट्स डेटर्स में से माइनस मतलब एसेट में से माइनस कर देंगे। अगला है डेप्रिसिएशन, ये हर एक क्वेश्चन में आता ही आता है, डेप्रिसिएशन पकड़ के चलो, हर एक क्वेश्चन में आने वाला है, और बहुत ज्यादा आसान है। जर्नल एंट्री आपने 11th में ही देखी थी, डेप्रिसिएशन क्योंकि खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते, और इस खर्चे से एसेट कम होने वाला है, इसलिए फिक्स्ड एसेट जिस पे डिप्रिसिएशन लगा उसको क्रेडिट करते हैं। इसका इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट याद रखना है
कि ये जो खर्चा डिप्रिसिएशन नाम का वो डेबिट साइड में दिखाएंगे और उससे एसेट कम होने वाला है, इसलिए एसेट क्या कर देंगे, माइनस। डिप्रिसिएशन नाम का खर्चा, क्योंकि खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे, और एसेट कम होने वाला है इसलिए एसेट में से कर देंगे माइनस। इसका रीजन क्या है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट मारते हैं इसलिए डिप्रिसिएशन को डेबिट मारा, और इससे एसेट कम होने वाला है इसलिए एसेट को क्रेडिट मारा। एकदम आसान। ठीक है, एक बार अभी तक हमने जो जो देखा उसको रिवाइज कर लेते। पहला हमने क्लोजिंग स्टॉक देखा था। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या बोले वो, कि ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा और बैलेंस शीट एसेट में दिखाना पड़ेगा। दूसरा हमने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसका क्या करेंगे अपन, आउटस्टैंडिंग जो भी वो ऐड होता, तो अब क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, पहला इफेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर दो, और खर्चा देना बाकी है ना रे, तो लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी दिखा दो। तीसरा हमने क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग पहले देखा था, अब आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस देना बाकी है, पहले दे दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस। इसका उल्टा होगा, प्रीपेड एक्सपेंस में क्या करेंगे, प्रीपेड जो भी प्रीपेड होता है वो माइनस करते, तो एक्सपेंस माइनस कर दिया, और बैलेंस शीट क्योंकि अगले साल मजे होंगे, देना पड़ेगा नहीं खर्चा, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दिया। फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ एडजस्टमेंट हमने क्या देखी थी, प्रीपेड एक्सपेंस के बाद आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या, अब तक पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है, और आउटस्टैंडिंग जो भी रहता है वो ऐड कर देंगे अपन। तो इनकम में आउटस्टैंडिंग इनकम आपको ऐड करना पड़ेगा, और आना बाकी है मतलब मजे होंगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम पहले ही मिल गया। अगर इनकम पहले ही मिला तो जो भी प्री रिसीव्ड होता है उसको अपन माइनस करेंगे, तो इनकम में से माइनस किया, और क्योंकि पहले ही मिला अगले साल मिलेगा नहीं, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में से उसको माइनस करा। अगला हमने क्या देखा था, सिक्स्थ वाला, बैड बैड डेट्स। तो ये जो बैड डेट्स है इसका अलग से एक मैंने क्लिप, अलग से एक आपके पास सेक्शन पीपीटी तैयार करा है, बैड डेट्स का डिटेल में भी बात करेंगे अपन इसी वीडियो में। लेकिन फिलहाल आपको क्या याद रखना है, बैड डेट्स क्या होने वाला है, पीएनएल डेबिट होगा, पीएनएल डेबिट होगा, और बैलेंस शीट में जो सन्ड्री डेटर्स नाम का एसेट होता है उसमें से माइनस होगा। सेवेंथ क्या देखा था हमने, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं अपन, ये भी पीएनएल डेबिट मारेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में से जो भी रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिसिएशन लगा वो उतने अमाउंट से माइनस कर देंगे। 7 एडजस्टमेंट्स अब तक हो चुके, बढ़ते अपन 8वीं एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब वर्ड क्या यूज किया है इन्होंने यहाँ पे, अनइंश्योर्ड। अनइंश्योर्ड मतलब क्या, इंश्योरेंस लिया ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस लिया ही नहीं तो जितने भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए पूरा की पूरा मेरा खर्चा, जितने भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए पूरा की पूरा खर्चा मेरा, इसलिए जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। और ये दोनों के दोनों हम देख चुके हैं। ये हमने कहाँ पे देखा था, ट्रेडिंग क्रेडिट, और ये हमने कहाँ पे देखा था, पीएनएल डेबिट। तो ये उसके दो इफेक्ट जाने वाले, पीएनएल अकाउंट डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। पीएनएल के डेबिट साइड पे जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाएगा, जितना भी रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है पूरा की पूरा। ठीक है, इसका रीजन एकदम आसान, कि जो लॉस बाय फायर है वो मेरा लॉस है, और लॉस को डेबिट होता है, इसलिए लॉस बाय फायर को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रिडक्शन इन गुड्स, जब भी मेरे गुड्स कम होने वाले तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, भले गुड्स सेल की वजह से बाहर जाए या डिस्ट्रक्शन की वजह से बाहर जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल हो, ये भी हमने देखा था। और प्रोपराइटर पार्टनर्स अगर इसको विड्रॉ करे, जैसे भी गुड्स बाहर जाएंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करने वाले। अनइंश्योर्ड की बातें कर ली, अब हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ हो, तो इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी
हो सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। समझो मेरा 100 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी आया और वो क्या बोला, हम आपको 80 रुपीज का क्लेम आपका रिफंड करेंगे, मतलब 80 रुपीज का लॉस की भरपाई करके देंगे, 20 रुपए का हम नहीं करने वाले। कोई भी केस हो सकता है, अपने को उससे लेना देना नहीं। 100 रुपए के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब 100 रुपए के तो गुड्स चले गए बाहर, लेकिन मेरा नुकसान तो 20 रुपीज का है, क्योंकि 80 रुपीज मुझे मिलने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो इसका एंट्री क्या होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 20 रुपए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 80 रुपीज, टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर 100 रुपीज। 100 रुपए के गुड्स चले गए, इसलिए गुड्स लॉस्ट बाय फायर को 100 रुपीज दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा देने वाली है, तो एसेट हो गया मेरा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, पीएनएल डेबिट, मतलब मेरा खर्चा दिखेगा 20 रुपए का, बैलेंस शीट में एसेट दिखेगा इंश्योरेंस कंपनी नाम का 80 रुपीज, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा 100 रुपीज। ट्रेडिंग क्रेडिट में क्योंकि गुड्स चले गए बाहर, तो 100 रुपीज जाएंगे। बैलेंस शीट एसेट में क्यों दिखेगा, क्योंकि पैसा आना बाकी है। और मेरा पीएनएल डेबिट क्यों होगा, क्योंकि 20 रुपए का मेरा खर्चा है जो कंपनी ने पे नहीं किया। तो जो मेरा खर्चा है पीएनएल डेबिट, जो कंपनी देने वाली बैलेंस शीट एसेट, और जितने रुपए के गुड्स बाहर चले गए ट्रेडिंग क्रेडिट। एकदम ज्यादा आसान, एकदम ज्यादा आसान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फुक्कट में गुड्स बांटे मैंने, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये क्यों करते हैं अपन, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एडवर्टीजमेंट क्योंकि मेरा खर्चा है, तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट देंगे, और क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड को क्रेडिट देंगे। अब खर्चा पीएनएल डेबिट में दिखता है, इसलिए पीएनएल डेबिट, और जब गुड्स बाहर जाते हैं तो ट्रेडिंग क्रेडिट। पीएनएल के डेबिट साइड में दिखेगा एडवर्टीजमेंट के नाम से, जो भी मैंने फुकट में सामान बांटा, और जितने रुपए का सामान बांटा क्योंकि गुड्स बाहर चले गए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा। एकदम आसान। पिछले के जो भी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है फिर से रिवाइज करेंगे 5 मिनट में, लेकिन अभी हर एक एडजस्टमेंट पे ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं अपन, आप एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो देख सकते हो। अभी ये एडजस्टमेंट में हमने क्या देखा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फुकट में मैंने गुड्स बांटे। अब फुकट में कब बांटते अपन, एडवर्टीजमेंट के लिए, और एडवर्टीजमेंट मेरा खर्चा है, इसलिए उतने रुपए का खर्चे के साइड पे पीएनएल डेबिट में दिखेगा, और क्योंकि गुड्स बाहर चले गए, तो जितने रुपए का बांटा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखेगा, ठीक है। रीजन अभी हमने डिस्कस किया। अगला क्या है, गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। पार्टनर खुद के यूज के लिए गुड्स बिजनेस से लेके गए, खुद के यूज के लिए बिजनेस से लेके गए, तो ये क्या होने वाला है, पार्टनर्स की ड्राइंग होने वाली। तो ड्राइंग्स को क्या करते हैं अपन, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट मारते। ड्राइंग्स डेबिट साइड पे लिखा हुआ रहता, हमने देखा था कैपिटल अकाउंट, प्रोफोर्मा फॉर कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी दिया होगा उन्होंने, उसके डेबिट साइड पे लिखेंगे। और गुड्स विड्रॉन, क्योंकि गुड्स बाहर चले गए तो उसको क्रेडिट तो होना ही है। तो ट्रेडिंग क्रेडिट तो ये तो पक्का है, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो करंट अकाउंट को डेबिट, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं अपन, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट बिटेगा। या तो कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, दोनों में से कुछ एक होगा। और ट्रेडिंग अकाउंट को तो क्रेडिट बिटने ही वाला है। इसका रीजन भी हमने देख लिया, ठीक है। अब तक जो रिलेटेड वाली चीजें थे वो एक बार, या सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एक बार डिस्कस करते हैं। पहला जो एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, पहला जो एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, ये तो पक्का है अपना बाबा कॉन्सेप्ट, कि इसको ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखना है और बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखना है। पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या था अपना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो पापा, सोचो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होने वाला है हमेशा, तो एक्सपेंस में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक्सपेंस मतलब पैसा जाने वाला है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी जाना बाकी है, मतलब क्योंकि पैसा जाने वाला है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी हो गई। तीसरा क्या था, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड को अपन क्या करते हैं, हमने याद रखा था, पहले ही अगर पे कर दिया तो माइनस करना है, तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उतने अमाउंट से, और क्योंकि अगले साल पे नहीं करना है तो मेरा एसेट है, ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट हमने क्या देखी थी,
आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या? अब तक पैसा आना बाकी है। अब आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग जो भी होता है उसको ऐड करते। तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो इनकम में ऐड कर देंगे। और क्योंकि आना बाकी है तो मजे होने वाले, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। और लास्ट फिफ्थ हमने क्या देखा था? प्री रिसीव्ड इनकम। अब प्री रिसीव्ड इनकम क्या आने वाला? अब जो भी प्री रिसीव्ड होता है वो तो माइनस करेंगे, तो इनकम होगा माइनस। और बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे दिखेगा। ये था अपना एक चीज। अब इसके बाद अगले दो रिलेटेड थे, मतलब दोनों का इफेक्ट सेम जाता था। तो सिक्स्थ में हमने क्या देखा था? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का हमने क्या देखा था? कि बैड डेट्स मेरा खर्चा है यार, खर्चा है तो इसको सीधा सीधा पीएनएल डेबिट में लिख देंगे। और मेरा जो सन्ड्री डेटर्स नाम का एसेट है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड माइनस होगा। और सेवेंथ देखा था हमने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या करने वाले? सीधा सीधा इसको पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बोला है वो उतने अमाउंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे चार पांच चीजें आपस में लिंक थी। एट्थ क्या था? अनइंश्योर्ड गुड्स। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड। तो अब जब जब भी देखो, जब भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो, कुछ भी हो, बाहर जाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, इतना तो फिक्स है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट तो होने वाला। अब अनइंश्योर्ड है, क्योंकि गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो पूरा की पूरा मेरा खर्चा। अब मेरा खर्चा कहाँ पे दिखाऊंगा मैं? पीएनएल के डेबिट। तो पीएनएल डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट। नाइन्थ क्या था? अब अगर इंश्योर्ड करा लिए मैंने, अगर इंश्योर्ड है गुड्स तो फिर तो टेंशन नहीं। लेकिन थोड़ा सा टेंशन है। तो जितना टेंशन है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो बोला मैं नहीं दूरा दे रहा बाबा उतना पैसा, तो उतना पीएनएल में भेजो। जितना कंपनी देने वाली है उतना बैलेंस शीट एसेट में भेजो। और जितने रुपए का सामान गया है मेरा, उतना ट्रेडिंग क्रेडिट, क्योंकि सामान गया है तो ट्रेडिंग क्रेडिट। अब आगे क्या हुआ? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के तौर पे अगर मैं दे रहा हूं तो गुड्स तो बाहर गए, तो ट्रेडिंग क्रेडिट तो पक्का है। और क्या होने वाला है? पीएनएल डेबिट होने वाला है एडवर्टीजमेंट नाम से। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, फुकट में तो बांटने के लिए मैं पागल थोड़ी हूँ, एडवर्टीजमेंट के लिए फुकट बांट रहा हूँ। इलेवेंथ, गुड्स विदड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर अगर विदड्रॉ कर रहा है गुड्स, तो अपन क्या करेंगे? गुड्स बाहर गए तो ट्रेडिंग क्रेडिट तो पक्का है। और ट्रेडिंग क्रेडिट के साथ साथ कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इतने 11 एडजस्टमेंट्स अब तक सीखे। ट्वेल्थ एडजस्टमेंट करते फटाकिनी चालू, जो कि क्या है? अनरिकॉर्डेड परचेसेस। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो, अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब क्या? कि अब तक मैंने परचेस रिकॉर्ड ही नहीं करा। परचेस तो कर लिया है लेकिन बुक्स में लिखा ही नहीं, पूरा की पूरा लिखा ही नहीं। तो अगर लिखा ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी जो परचेस की एंट्री होती है वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होती है? परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, परचेस डेबिट क्योंकि खर्चा है, और क्रेडिटर्स क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देगी। परचेस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका इफेक्ट क्या जाएगा? अब परचेस बढ़ा देना पड़ेगा मुझे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जहां पर परचेस लिखा हुआ होगा उसमें ये अमाउंट ऐड कर देंगे। और लायबिलिटी साइड में जहां पर क्रेडिटर लिखा हुआ होगा वहां पे भी ये अमाउंट ऐड कर देंगे। ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब परचेस रिकॉर्ड नहीं करा तो अभी कर ले बाबा। तो परचेस करने से क्या होता है? मेरा परचेस भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। परचेस कहां पर लिखा होता है? ट्रेडिंग डेबिट में। तो ट्रेडिंग डेबिट ऐड कर दो। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में ऐड कर दो। ठीक है। रीजन हमने डिस्कस कर लिया। रीजन क्या है इसका? कि क्योंकि पहले कभी एंट्री पास ही नहीं करी हुई है, एंट्रीज पास नहीं करी तो क्रेडिट परचेस की एंट्री अभी पास कर देंगे अपन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल्स। मैंने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करा, फिर से सेम होगा। क्या होती है सेल की एंट्री? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्योंकि डेटर मेरे को और पैसा देने वाला है तो डेटर को डेबिट मारेंगे। और मेरा सेल भी बढ़ गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा? मेरा डेटर बढ़ रहा है इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स ऐड हो जाएगा।
और क्योंकि मेरा सेल भी बढ़ रहा है, सेल कहाँ पे लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग क्रेडिट में, तो ट्रेडिंग क्रेडिट भी ऐड हो जाएगा। डेटर्स भी ऐड करेंगे, सेल्स भी ऐड करेंगे। परचेस में क्या किया था, परचेस में भी ऐड किया था, क्रेडिटर्स में भी ऐड किया था। सेल्स में क्या करेंगे, डेटर्स में भी ऐड करेंगे, सेल्स में भी ऐड कर देंगे। रीजन सेम रहेगा, क्योंकि सेल की एंट्री पास नहीं हुई है, तो क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ सकता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके आगे की जो भी एडजस्टमेंट्स है वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली नहीं है, लेकिन एक आध बार पूछी जा सकती है, इसलिए अपन ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा सा फटक से संपा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, तो इंटरेस्ट इनकम हुआ, इनकम को क्रेडिट करा जाता है, तो इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। समझो मेरी 1000 रुपए की एफडी थी, उस पे 100 रुपए का ब्याज आया, तो ब्याज इनकम है, तो इंटरेस्ट दिखा देंगे, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इनकम है। और अब एफडी की अमाउंट क्या हो गई मेरी, पहले 1000 थी, अब 100 रुपया बढ़ गया, तो 1100, 1100 रुपीज की मेरी एफडी हो गई, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एकदम आसान, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जहां पे आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हो उसमें ऐड कर दो, और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में इसको दिखा दो। बैलेंस शीट में एसेट में ऐड हो जाएगा और पीएनएल के क्रेडिट साइड में वो इनकम दिख जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, तो इनकम दिखा देंगे, और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इसलिए एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। ठीक है। अब इसका उल्टा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मैंने लोन लिया था, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, मैंने पैसा दिया है तो ब्याज मिलेगा। ठीक है, लोन मतलब क्या, मैंने पैसा लिया है, मतलब मेरे को ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब खर्चा है, खर्चे को डेबिट मारते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट मारेंगे और लोन को क्रेडिट मारेंगे। होने क्या वाला है, खर्चा बढ़ने वाला है, अब खर्चा मतलब पीएनएल डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ जाएगी लोन नाम की। जब इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा था तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, अब लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो लोन बढ़ा देंगे, तो लोन भी बढ़ गया और मेरा खर्चा भी बढ़ा। खर्चा दिखाने के लिए पीएनएल डेबिट, और लोन बढ़ा दिखाने के लिए लायबिलिटी ऐड कर देंगे। ठीक है, एकदम आसान। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम चलेगा। कैपिटल क्या है, कैपिटल भी कहीं ना कहीं लोन दिया हुआ है, सामने वाले ने, पार्टनर्स ने मुझे लोन दिया है, तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट को डेबिट मारेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल उतने से बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ा देंगे, और इंटरेस्ट जो है वो खर्चा है, खर्चा पीएनएल डेबिट में दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स मतलब पैसा पार्टनर लेके गए, तो ब्याज मुझे मिलेगा, मिलेगा तो इनकम है, इनकम तो क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्रेडिट मिलने वाला है, और करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को डेबिट मिलने वाला है। ड्रॉइंग्स की वजह से जो ब्याज मिला वो इनकम है अपना, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट मिला और कैपिटल अकाउंट को डेबिट मिला। इसका इफेक्ट क्या जाएगा कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे ब्याज लिखेंगे, और पीएनएल के क्रेडिट साइड पर उतना ब्याज का अमाउंट लिख दिया जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स खत्म हो चुके हैं अपने, एक बार अब तक जितना हुआ वो रिवाइज कर लेते। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट हमने क्या देखा था, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या हुआ है, सब जन मेरे साथ बोलना है, सब जन बोलो, मेरे को सुने आ रहा। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ था, इसको ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाया और बैलेंस शीट, बरोबर बैलेंस शीट एसेट में दिखाया। दूसरा, दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हमने क्या करा था, अब एक्सपेंस है, आना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग है खर्चा, तो जो भी आउटस्टैंडिंग हमने क्या बोला था, ऐड करना है, तो एक्सपेंसेस को कर देंगे ऐड, और पैसा जाने वाला है तो मेरी नुकसान है, लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी। तीसरा क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, अगर मैंने खर्चा पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस अगर है तो क्या होने वाला है, जो भी प्रीपेड है हमने याद रखा था माइनस करना है, और क्योंकि अब बीच पे करा तो अगले साल पे नहीं करना पड़ेगा, तो अगले साल मजे होंगे, इस वजह से ये मेरा क्या है, एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड पे। फोर्थ हमने क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो भी होता है ऐड करना है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड हो जाएगा इनकम में,
और बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब पैसा आना बाकी, इनकम मतलब आने वाला, और आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, तो आना बाकी है, तो मजे होंगे मेरे बाद में, इसलिए बैलेंस शीट एसेट साइड। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम अब तक, इनकम पहले ही मिल गया, जो भी प्री रिसीव्ड होता है वो माइनस होने वाला है, तो इनकम में से माइनस हो जाएगा, और क्योंकि पहले ही मिल गया अगले साल अभी नहीं मिलेगा, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट सिक्स्थ और सेवेंथ दोनों आपस में रिलेटेड थे। सिक्स्थ एडजस्टमेंट में हमने क्या देखा दोस्तों, याद है आपको, बैड डेट्स। बैड डेट्स हमने सिक्स्थ एडजस्टमेंट में देखा था। बैड डेट्स का क्या करेंगे, मेरा खर्चा है, तो पीएनएल अकाउंट सीधा डेबिट हो जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स लिखा होगा आपने, तो डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कर देंगे। नेक्स्ट सेवेंथ वाला था डेप्रिसिएशन, ये दोनों के दोनों 100% आने वाले, तो डेप्रिसिएशन का अपन क्या करेंगे, मेरा खर्चा है फिर से, तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट बिठा देंगे, और बैलेंस शीट का जो भी रिस्पेक्टिव एसेट जहां पे डेप्रिसिएशन बिठा, वो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे। अब एट, नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ चार आपस में लिंक थे। पहला क्या था, गुड्स डिस्ट्रॉइड, लेकिन ये जो डिस्ट्रॉइड था ये अनइंश्योर्ड था, अनइंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो पूरा की पूरा मेरा खर्चा है, खर्चा है तो पीएनएल डेबिट, और गुड्स बाहर चले गए इसलिए ट्रेडिंग क्रेडिट। नाइन्थ क्या था, इंश्योर्ड गुड्स चले गए, इंश्योर्ड गुड्स गए तो क्या होने वाला है, थोड़ा नुकसान होगा मेरा, तो जितना मेरा नुकसान हुआ उतना पीएनएल डेबिट, जितना मेरा नुकसान नहीं हुआ बाबा कंपनी मेरे को पैसा दे देगी, तो उतना बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिख देंगे, और क्योंकि गुड्स तो गए ना, तो गुड्स गए तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। टेंथ क्या था इसमें, टेंथ था गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फुकट में क्यों बांट रहा मैं, एडवर्टीजमेंट के लिए। अब ये एडवर्टीजमेंट क्या है, मेरा खर्चा, तो पीएनएल को डेबिट बिठेगा, और क्योंकि गुड्स बाहर गए, गुड्स बाहर गए तो ट्रेडिंग को क्रेडिट बिठेगा। इलेवेंथ वाला क्या था, आपको याद है, मुझे पता है, इलेवेंथ क्या था, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स गुड लेके गए, पार्टनर्स गुड लेके गए, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट बिठाएंगे अपन, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों आपस में लिंक थे। उसके बाद दो अगले आपस में लिंक थे, कौन सा, अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो ट्वेल्थ था अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस में क्या होगा, सीधा सीधा परचेस बढ़ा देंगे, परचेस कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग डेबिट पे होता है, तो परचेस जो ट्रेडिंग डेबिट में है वो बढ़ जाएगा, और परचेस में क्रेडिटर से करता हूं, तो क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे रहता वो भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स में क्या होगा, मेरा सेल्स भी बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स कहाँ पे दिखता है, ट्रेडिंग क्रेडिट, तो ट्रेडिंग क्रेडिट बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट सेल्स में किसको करता हूँ, डेटर्स को, तो डेटर्स कहाँ पे दिखते हैं मेरे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड बढ़ जाएगा। एकदम आसान है अब तक। अब अगले मेरे हिसाब से चार एडजस्टमेंट आपस में लिंक्ड है, चार इंटरेस्ट की बातें होने वाली। तो 14th कौन से इंटरेस्ट की बातें होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखी, ब्याज मिला, अब इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिलता है, मिलता है तो फायदा, फायदा होगा तो पीएनएल क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट की बात चल रही, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट। 15th क्या होने वाला है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो ब्याज है वो मुझे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो नुकसान, तो पीएनएल को डेबिट मार देंगे, और लोन को जो बचा हुआ है उसको क्रेडिट मार देंगे, लोन बचा है तो लोन को क्रेडिट। 16th क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो कैपिटल है, जो कैपिटल है उस पर कैपिटल मुझे मिला है तो ब्याज देना पड़ेगा, देना पड़ेगा तो डेबिट, पीएनएल डेबिट क्योंकि खर्चा है, तो कैपिटल को मुझे क्रेडिट बिठेगा। और 17 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स पार्टनर पैसा लेके जाता है तो ब्याज मुझे दे के जाएगा, ब्याज मिलने वाला है, तो पीएनएल को क्रेडिट क्योंकि फायदा है, अगर पीएनएल को क्रेडिट तो कैपिटल अकाउंट को मिलेगा डेबिट। ठीक है, 17 एडजस्टमेंट्स थी, 17 की 17 हमने अच्छे से रिवाइज
कर लिए। एक बार अगर फटाक से रिवाइज करें अपन, तो इनमें कॉमन बात क्या है कि अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होने वाला है इनकम रो एक्सपेंस रो, और अगर प्रीपेड है तो माइनस होने वाला है, चाहे इनकम रो या एक्सपेंस रो। ओके, बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन दोनों के दोनों पीएनएल डेबिट में जाएंगे और बैलेंस शीट एसेट में से माइनस हो जाएंगे। अनरिकॉर्डेड परचेस में परचेस ऐड होगा, क्रेडिटर ऐड होगा, और अनरिकॉर्डेड सेल्स में सेल्स ऐड होगा और डेटर्स ऐड हो जाएगा। जब भी गुड्स बाहर जाने वाले हैं तो ट्रेडिंग को तो क्रेडिट बिठेगा ही बिठेगा पूरे की पूरे अमाउंट से हर बार। बस आपको डेबिट किसको देना है वो देखना है, ठीक है। और ब्याज के केस में आपको देखना है कि ब्याज ले रहे हो आप या दे रहे हो। अगर मिल रहा है ब्याज तो क्रेडिट में लिखोगे, और ब्याज अगर देना पड़ रहा है तो डेबिट में लिखोगे। और जो बाकी का अकाउंट है उसको रिस्पेक्टिव दे दिया जाएगा। मतलब पीएनएल को अगर क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट, पीएनएल को अगर डेबिट है तो लोन को क्रेडिट। एक डेबिट मिल गया तो क्रेडिट वाला अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना ये लेक्चर खत्म होने आ रहा है, अगले 10 से 15 मिनट में पूरा की पूरा खत्म हो जाएगा। होपफुली इतना आपको समझ में आया है। इसका मस्त पैकी स्क्रीनशॉट लो और इसको बहुत ज्यादा बार रिवाइज करना। मैं इसको अच्छे से पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप तक 100% पहुंचा दूंगा। अगले कुछ वीडियोस में आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि वो पीडीएफ आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट, ये एक्चुअली हम डिस्कस पहले कर चुके, लेकिन क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 4-5 स्टार दे सकते हो। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, लगा तो एक सूरज भी, सन भी दे दो इसको, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट्स, तो सन्ड्री डेटर की जब भी एडजस्टमेंट आएगी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ये फॉर्मेट याद करके जाना है। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपको मैं बोलूं कि कुछ याद कर लो ये, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर टाइम कभी मिला तो अपन फॉर श्योर इसको डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद करना है। क्या याद करना है कि बैड डेट्स ओल्ड, ओल्ड मतलब क्या, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और न्यू मतलब क्या, जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो अगर जो ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स है वो ऊपर लिख लो, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स, और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा आरडीडी न्यू, मतलब एडजस्टमेंट वाली आरडीडी, और लेस करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस वाली आरडीडी। टू बैड डेट्स अकाउंट, टू बैड डेट्स ओल्ड, ऐड बैड डेट्स न्यू, ऐड आरडीडी न्यू, लेस आरडीडी ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में जो आपको बैड डेट्स दिया है वो ले लो, एडजस्टमेंट का बैड डेट ऐड करो, एडजस्टमेंट का आरडीडी ऐड करो, और जो आपको ट्रायल बैलेंस का आरडीडी दिया है वो माइनस करो, ठीक है। ये चार चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना पड़ेगा। और डेटर से रिलेटेड बैलेंस शीट में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ सकता है, सन्ड्री डेटर्स उन्होंने दे दिया होगा वो लिखेंगे। अगर ऐसा एडजस्टमेंट है कि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, अगर कभी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो वो डेटर्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर करेंगे अपन तब डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना याद करना है। सन्ड्री डेटर्स लिख लिया, अगर कभी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड है तो वो ऐड कर दो। अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करो, अभी हमने एडजस्टमेंट में देखा था कि अनरिकॉर्डेड सेल्स डेटर्स में ऐड होता है, जो अपना बैड डेट्स है। और आरडीडी है एडजस्टमेंट वाला, हमेशा याद रखो, एडजस्टमेंट वाला जो बैड डेट्स और आरडीडी है वो आपको लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आया, टू बैड डेट्स ओल्ड, ऐड बैड डेट्स न्यू, ऐड आरडीडी न्यू, लेस बैड डेट्स, लेस आरडीडी ओल्ड। और बैलेंस शीट में ज्यादा से ज्यादा 5 चीज आ सकती है। बैड डेट्स डेटर्स लिख लिया, उसमें बिल्स रिसीव, बिल्स डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हुआ है वो ऐड करा, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करा, और बैड डेट्स और आरडीडी जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो लेस करा, ठीक है। एडजस्टमेंट इधर ही अपने खत्म हो गए, लेकिन कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी आते हैं। हिडन एडजस्टमेंट्स मतलब क्या,
कि जो ट्रायल बैलेंस देंगे ना, हमने पहले से ही देखा था कि ट्रायल बैलेंस मिलने वाला है और उसके नीचे एडजस्टमेंट्स आएंगे। तो जो स्पेसिफिकली लिख के एडजस्टमेंट्स आ जाएंगे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स हिडन होते हैं, मतलब जो ट्रायल बैलेंस दिया होगा ना, उधर ही ब्रैकेट ब्रैकेट में आपको कुछ कुछ दिया होगा। अपन देखेंगे कि क्या क्या देते हो ब्रैकेट में और उसका इफेक्ट क्या देना है वो भी देखेंगे। तो पहला हिडन एडजस्टमेंट होता है, आपको कोई भी एक्सपेंस दे देंगे और उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर ऐसे सैलरी देंगे और ब्रैकेट में बोलेंगे 10 मंथ्स और आगे लिखा होगा 10,000। इसका मतलब क्या, आपको पहले मतलब समझना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि जो सैलरी है, मैंने 10 महीने की 10,000 पे करी है। अब लेकिन सैलरी तो 12 महीने की पे करनी पड़ती है। तो जो 10 महीने की सैलरी है उसमें 2 महीने की सैलरी अब तक पे करना बाकी है। सैलरी अब तक पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी आया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करते हैं ये तो हमको पता है। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि पता कैसे करे कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला क्वेश्चन है। कभी कभार अगर एडजस्टमेंट की जो बात करें वहां पे नीचे स्पेसिफिकली दे दिया होता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹2,000। लेकिन कभी कभार ट्रायल बैलेंस में सैलरी देके ब्रैकेट में लिख देंगे 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो वो केस में क्या करना है, जो रिमेनिंग मंथ्स है उतना आउटस्टैंडिंग सैलरी कंसिडर करना पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी का रिस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके। लेकिन अब अमाउंट निकाले कैसे, आपको प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल अमाउंट फॉर, समझो 10 महीने का है तो 12 - 10 मतलब 2 मंथ्स। अमाउंट कैसे आएगा, जो भी सैलरी दी है अब तक 10,000, उसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने महीने की है। 10,000 को आप डिवाइड करोगे 10 मंथ से और फिर मल्टीप्लाई करोगे जितना महीने का अब तक देना बाकी है, मल्टीप्लाई बाय 2। जितना दिया डिवाइडेड बाय जितने महीनों का दिया मल्टीप्लाई बाय जितना महीनों का देना बाकी है। 10,000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे करके आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मिलेगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करना है हमको पता है। आगे अगर बढ़ जाए अपन, इनकम जैसे एक्सपेंस के साथ ब्रैकेट में देते वैसे इनकम के भी साथ दे सकते, कि मुझे कमीशन 12 महीने का मिलना था, मुझे 10 महीने का ही मिला है, तो अब तक 2 महीने का कमीशन मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। आउटस्टैंडिंग इनकम का क्या करना है हमको पता है, इनकम में ऐड और बैलेंस शीट एसेट। और अमाउंट कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनल अमाउंट, प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, जैसे एक्सपेंस का निकाला था वैसे ही। अब हो सकता है कि मंथ्स के जगह पे ईयर्स का दे दे, एन मंथ्स के जगह एक्स मंथ्स के जगह पे एन ईयर्स का दे दे। फॉर एग्जाम्पल वहां पे उन्होंने लिखा है, समझो इंश्योरेंस, और ब्रैकेट में लिख दिया 3 इयर्स, 30,000। इंश्योरेंस मैंने 30,000 रुपए भरा है 3 महीने 3 साल का, लेकिन खर्चा तो अपन एक ही साल का दिखा सकते। तो जो 2 साल का एक्स्ट्रा भरा है वो तो क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस। आपको बस ब्रैकेट में जो दिया है उससे समझना है प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग। अगर 1 साल से ज्यादा का ब्रैकेट में लिख के दिया है उन्होंने तो प्रीपेड हो गया। अगर 10 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 11 महीने, 1 साल से कम अगर ब्रैकेट में दिया है तो आउटस्टैंडिंग है। और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का क्या करना है ये तो हमको पता है। अब अगर 2 साल का इंश्योरेंस अगर एक्स्ट्रा पे करा है तो प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। तो ट्रेडिंग या पीएनएल में से उतना माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देंगे। और प्रोपोर्शनल अमाउंट, अब यहाँ पे 2 साल का जो है वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। सेम इनकम के साथ हुआ, अगर प्री रिसीव्ड इनकम है, एन ईयर्स लिखा होगा, तो समझो मुझे फीस मिल गई, 2 साल की फीस एक साथ आ गई, तो 1 साल की जो फीस है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साल की इनकम में से माइनस करना पड़ता है। इसलिए अपन क्या करते, पीएनएल क्रेडिट में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, ये वाला एडजस्टमेंट ही बस हिडन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। नाम क्या है इसका, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। 1 साल का पे करा है, लेकिन वो 1 साल साल के बीच में आता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ के चलो, ये मेरा साल है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 1 साल का जो भरा है वो भरा है
1 अक्टूबर को, और वो भरा है 30 सितंबर तक। तो भले ही मैंने एक ही साल का भरा है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो बीच में ही खत्म हुआ ना। तो ये जो 6 महीने का है वो खर्चा दिखाना पड़ेगा, और बाकी 6 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो होगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, और इस पे 2-3 क्वेश्चंस अपने पास, 2-3 क्वेश्चंस वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अपन। अभी फिलहाल याद रखो कि भले ही इंश्योरेंस प्रीमियम एक साल का पे करा है, लेकिन पॉलिसी क्योंकि साल के बीच में ली है, तो वो जब पॉलिसी ली है तब से लेके, जब वो पॉलिसी ली है तब से लेके साल खत्म होने तक जितना टाइम बाकी है उतना ही मैं खर्चा दिखाऊंगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पीरियड है वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट, और खर्चा वो माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान था। तो यहाँ पर अमाउंट कैसे निकालनी है? प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालेंगे 31 मार्च के बाद वाला। 31 मार्च के आगे जितने महीनों का भरा है उतने महीने का इफेक्ट देना पड़ेगा। ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको लोन लोन का अमाउंट दिया है, समझो आपको ऐसे दिया हुआ रहेगा 8% लोन 10,000, और यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे 1 जनवरी 2025। तो इसका क्या करना है? तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी पड़ेगी। ये है मेरा पूरा साल, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब इन्होंने बातें कहाँ की करी है? 1 जैन से बातें करी है। लोन लिया कब है? 1 जैन को। तो 1 जैन से लेके 31 मार्च कितने महीना है? 3 मंथ्स। तो ये ब्याज मुझे देना पड़ेगा लोन पे 8% 3 महीने के लिए। मतलब ये क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लोन पे जो ब्याज है वो मेरा एक्सपेंस है, और अब तक मैंने दिया तो होगा नहीं क्योंकि एक साल बाद देना पड़ता है ब्याज। तो वो जो 3 महीने का ब्याज है वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो इफेक्ट क्या जाएगा इसका? इसका खर्चा है मेरा, तो पीएनएल के डेबिट साइड में लिख देंगे, और लायबिलिटी में उतना ऐड कर देंगे। पीएनएल डेबिट में लिखा और लायबिलिटी में उतना ऐड कर दिया। एकदम आसान है। और लास्ट क्या है अपना? X% इन्वेस्टमेंट। तो जैसे लोन का ब्याज निकाला था वैसे ही सिमिलरली इन्वेस्टमेंट का भी ब्याज निकालना है। तो समझो मैंने 1 फेब को अगर इन्वेस्टमेंट करा, तो 2 महीने का, पूरा फेब और पूरा मार्च, 2 महीने का ब्याज मिलेगा। अब अगर ब्याज मिलेगा तो इनकम है, तो पीएनएल क्रेडिट में आएगा वो 2 महीने का ब्याज, और उतने से मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। तो बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे, और उसके बाद पीएनएल में क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो मेरा इनकम है। और अमाउंट कैसे निकालेंगे? 2 महीने का, जो 31 मार्च के पहले के 2 महीने हैं उतने का ही मुझे ब्याज मिलेगा दोस्तों। इतना ही था अपने पूरे के पूरे चैप्टर में। तो 4 दिनों में हमने पूरा चैप्टर खत्म किया। पहले दिन हमने क्या देखा था? मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, उतना ही देखा, और ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे दिन हमने क्या किया? पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और तीसरे दिन में हमने क्या किया? तीसरे दिन में हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट्स देखे। लेकिन एक बेसिक लेक्चर भी लिया था जिसमें हमने ये देखा था कि 11th की क्या क्या बातें हैं जो आपको 12th में याद रखनी पड़ेगी। आज अपना कितवा दिन है? 4th डे है। 4 दिन लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं मैंने, जिसमें बेसिक्स और जो पहला चैप्टर है उसका पूरा के पूरा प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, कल से अपन एक एक क्वेश्चन उठा के सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में 10 एग्जाम्पल्स है, 10 क्वेश्चंस है, और 8 या 9 पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है। सारे की सारे क्वेश्चंस 29 क्वेश्चंस सॉल्व करने का पूरा की पूरा ट्राई मेरा रहेगा। आपने आपके साइड से क्या करना है? जो भी अब तक हमने सारे लेक्चर्स करे हैं उसमें जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आपको आपके नोटबुक में एक बार अच्छे से उसको लिख के 1 या 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा। मेरे तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी कि ये जो वीडियो है वो एक और बार प्लीज देखना, ध्यान दे के देखना। 2x में देखने की गलती बिल्कुल भी मत करो। समझ के चलो कॉन्सेप्ट, अगर समझ गया तो इतने सारे एडजस्टमेंट्स आपको आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा और मजा भी
आया होगा। अगर मजा आया दोस्तों, तो ये वीडियो सब दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।